students, today we will discuss about eutrophication. What is eutrophications? अगर eutrophication की मैं बात करूँ तो it is a natural agent of lake. यानी कि हमने कोई भी एक तालाब लिया है या उस तालाब की एजिंग होना या आप बोल सकते हो उस तालाब की एज बढ़ना, क्योंकि एजिंग होने के बाद में एक टाइम आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा, जब उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब आप लोग के सबके मन में यही डाउट होगा कि क्या कोई तालाब की कभी डेथ हो सकती है क्या, उनकी भी एजिंग होती है क्या? इसको समझते हैं। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है, यानी कि बायोलॉजिकल इनरिचमेंट्स यानी मतलब उसमें जो कंटेंट है उन्हीं की वजह से मतलब वो जो कंटेंट है उन्हीं की वजह से वहाँ पर नेचुरल एजिंग, मतलब जो वाटर के अंदर जो अच्छे कंटेंट हैं जिन्हें हम अच्छा बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से उसकी एजिंग होती है, मतलब नुकसान होता है। जो नया नया तालाब होता है उसका पानी बहुत सही होता है, मतलब वाटर जो रहता है वो बहुत प्योर रहता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो नया तालाब होता है उसका जो पानी होता है वो थोड़ा ठंडा होता है इन जनरल, और प्लस उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो काफ़ी अमेंडेंट में रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, वहाँ पर जो एल्गी, एनिमल्स, प्लांट्स जो रहते हैं वो छोटे छोटे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जितने भी प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, एनिमल, ये उसी से ऑक्सीजन लेंगे या उसी से ऑक्सीजन खींचेंगे, उसी के जो न्यूट्रिएंट्स है उनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वो जो वाटर बॉडीज़ हैं ये उन्हीं को कंटामिनेट करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी वाटर एरिया के अंदर पूरी जगह पर एल्गी फैल गई है तो वो पूरे वाटर को कंटामिनेट करेगी, पूरे वाटर को ख़राब करेगी। पर्टिकुलरली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो नया तालाब होता है उसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है और प्लांट्स को यही चीज़ चाहिए होती है, या बोल सकते हो कि प्लांट्स को और एल्गी को यही चीज़ खींचकर इनके पास लाती है। नेक्स्ट है स्लो प्रोसेस। अब स्लो प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे कि एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट हुई और एक दिन के अंदर उसने पूरे तालाब को या लेक को सुखा दिया, ये एक नॉनसेंस सी बात है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती है वैसे वैसे आपका जो पानी है वो पूरा कंटामिनेट होता जाता है। एक्सीलरेट यूट्रोफिकेशन, ये वो चीज़ है जिसमें हम मास्टर हैं। अब कैसे? तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग कहीं पर भी बीच एरिया में या कहीं पर भी जहाँ वाटर प्रेजेंट होता है, हम जब भी कभी भी घूमने जाते हैं तो हम लोग के हाथ में जो भी वेस्ट रहता है, चाहे वो खाने का वेस्ट हो, चाहे वो हमारे डिस्पोजल्स हो, वाटर बॉटल्स हो, ठीक है, हम सब क्या करते हैं वाटर के अंदर थ्रो कर देते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ में सबसे ज़्यादा मास्टर हैं। इनफैक्ट हम लोग सिक्के तक वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी पानी को ख़राब ही करता है। हमारे इंडिया की ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग, हमारे यहाँ पर नदियों की पूजा होती है, लेकिन हम लोग जिस नदी की पूजा करते हैं हम उसी के अंदर वेस्ट भी थ्रो आउट करते हैं, जबकि हमें जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुराने टाइम में चल जाता था क्योंकि उस टाइम में पॉल्यूशन इतना नहीं था, लेकिन अब वाटर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमें जल्द से जल्द सोल्यूशन करना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जितनी भी हमारी जो मैन मेड चीज़ें हैं जो हम पानी में फेंक रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है ना, उनकी जो यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है ना वो और ज़्यादा फास्ट हो रही है और ज़्यादा पानी गंदा होता जा रहा है, एक्सीलरेट हो रही है, इसलिए हम इसको एक्सीलरेट यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इट इज़ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ ड्यू टू human activities like passage of sewage, industrial influence and of from fertilized fields rich in nitrate and phosphate। मतलब कि बायोलॉजिकली तो उसकी जो प्रोसेस है वो चल ही रही है, लेकिन हमने उसमें से और वेस्ट उसको दे रहे हैं ताकि उसकी प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाए। मतलब हम लोग मेन मेड सोर्स भी उसको दे रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो कोई भी वेस्ट हो जो केमिकल रिएक्शन करे वाटर के अंदर जाकर, तो उससे क्या होगा, पानी कंटामिनेट होता जा रहा है, एक्सीलरेट होता जा रहा है। अब आपका सीवेज हो गया, सबसे ज़्यादा सीवेज ही करता है जनरली। फिर आपका इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, जैसे सीवेज का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि हम लोग जिस नदियों की पूजा करते हैं उन्हीं के आसपास हम गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत मैच्योरिटी के साथ में बहुत प्रोटेक्ट होकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये सब चीज़ें कम होंगी।
अब नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो तो सब वाटर में वैसे ही मिक्स होते हैं, क्योंकि हम लोग खेत वेत के अंदर जो पानी डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आसपास भी कोई ऐसा सोर्स होता है वाटर का, या नदी होती है या कुछ भी होता है, वह लेक होता है, पॉन्ड हो गया, ठीक है, तो उसमें भी वो चीज़ मिक्स होती है। तो एक वो भी रीज़न है वाटर पोल्यूशन का, या आप बोल सकते हो यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि वो तालाब को ख़राब करेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एल्गल ब्लूम का डायग्राम दे रखा है, वो बहुत अच्छा और सही डायग्राम में समझने के लिए। मेरे पास में बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको डायग्राम नहीं दिखा सकती हूँ। अगर आप लोगों के पास में बुक अवेलेबल हो तो आप उसमें देख लो। मैं आपको समझा देती हूँ एल्गल ब्लूम के बारे में। देखो, सबसे पहले तो जो एल्गम ब्लू है ना, वो ब्लूम है वो आना चालू होगा। अब उसमें न्यूट्रिएंट कुछ तो वाटर में भी ऐड हैं और कुछ हमने भी ऐड करे हैं। अब क्या होगा, जो एल्गल ब्लूम है वो धीरे धीरे फैलना चालू करेगा पानी में। अब जो उसके आसपास का जो एरिया है वो उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, परमिट करेगा। और जब ये पूरा एल्गल ब्लूम जब फैल जाएगा तो आपने ये जो अपना अमृत सागर जो तालाब है ना, उसको देखा है ना, वो कैसा पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है पानी बिल्कुल। उसके अंदर सब जंगली पेड़ वगैरह और प्लांट्स वगैरह जो भी उगे हुए हैं, तो उस तरीके से आपको पूरा एल्गल ब्लूम दिखने लग जाएगा। फिर उसके अंदर आपकी फिशेस भी होंगी, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होंगे, और जो ऑक्सीजन्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो उनको ख़त्म कर देगा। और फिर कोई भी इंसान या जानवर उस ऐसी जगह का पानी पीना पसंद नहीं करेगा। ये है आपका यूट्रोफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना।